आदरणीय अभिभावक और प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर जीआईएस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ा था, हमने पिछले जो वीडियो थे उसके अंदर दो समास के जो भेद हैं उनके बारे में पढ़ लिया। अब बच गए हमारे चार भेद और। तो इस वीडियो में हम चारों भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। तो तीसरे नंबर पर मैंने लिखा था, आप लोगों को याद हो, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास क्या होता है, इसके अंदर क्या इसकी विशेषता है। तो द्वंद्व समास के अंदर प्यारे बच्चों ध्यान से देखने पर आपको पता लगेगा कि इसके अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि इसके अंदर कोई भी गौण नहीं होता है, कोई तुच्छ नहीं होता है। इसके अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं। और वो इसके अंदर एक विशेष बात यह है, संयोजक जो शब्द होते हैं, योजक जो कंजक्शन का काम करते हैं, और या अथवा, इनका क्या होता है, लोप होता है। कि जब कोई समस्त पद का निर्माण होता है, किसी समस्त पद की रचना होती है, तो संयोजक जो होते हैं और या अथवा का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, और उसके स्थान पर क्या जाता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे माता पिता, माता और पिता। देखिए इसके अंदर माता और पिता दो पद हैं, पूर्व पद और क्या, उत्तर पद। तो इसमें पूर्व पद भी है और उत्तर पद भी है, दोनों ही पद क्या हैं, इसमें प्रधान है। फिर है दान पुण्य, दान या पुण्य, सुख दुख, सुख अथवा दुख। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसके अंदर दान और पुण्य अपनी जगह दोनों प्रधान हैं, सुख और दुख दोनों पद हैं, प्रधान हैं। लेकिन इसके अंदर एक विशेष बात आपको देखने को मिलेगी कि मैंने यहाँ कुछ संयोजक जो चिन्ह थे, कंजक्शन का जो समुच्चय बोधक जिसको हम ये कहते हैं, कि ये क्या करते हैं, दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं या दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, तो उनको हम कहते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं उनका इसमें क्या होता है, लोप होता है। जैसे माता और पिता का क्या हो गया, माता पिता। दान पुण्य का क्या हो गया, दान या पुण्य। सुख अथवा दुख का क्या हो गया, सुख दुख। नीला पीला, इसका विग्रह होगा नीला और पीला। तो इस प्रकार से हमने जाना कि द्वंद्व समास के अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद अर्थात पूर्व पद भी प्रधान होता है और इसके अंदर उत्तर पद भी प्रधान होता है। तो ये था द्वंद्व समास। अब बात करेंगे हम इसके चौथे भेद की, क्रमधारीय समास। चौथा भेद मैंने आप लोगों को बताया था, क्रमधारीय समास। क्रमधारीय समास में क्या होता है, देखिए प्यारे बच्चों, इसके अंदर क्या होता है कि एक पद होता है विशेषण और एक होता है विशेष्य। एक पद विशेषण अर्थात उपमान, ठीक है, और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय। अब देखिए, एक
पद इसमें विशेषण होता है, दूसरा पद इसमें विशेष्य होता है। एक पद इसमें उपमान होता है, एक पद इसमें उपमेय होता है। तो देखिए उपमेय और उपमान के बारे में बात करेंगे हम। तो पहला चरण कमल शब्द है, चरण कमल। इसके अंदर दो पद हैं, एक है चरण और एक कमल। तो इसकी बात करेंगे हम। तो ये समस्त पद है चरण कमल, ठीक है। चरण कमल अर्थात इसके अंदर उपमेय क्या है और उपमान क्या है, किसकी उपमा दी गई है और किससे दी गई है। देखिए प्यारे बच्चों, एक चीज़ होती है पहले से सुंदर और या नाजुक या कोमल, फिर हम उसी चीज़ को क्या करते हैं, दूसरों के अंदर उसी गुण का आरोपित करते हैं, उससे उसकी तुलना करते हैं। वो चीज़ें जैसे कमल है वो सुंदर भी होता है और नाजुक भी होता है, तो उसी की हमने क्या कर दी, उसके अंदर तुलना कर दी, उसके अंदर उसी के गुणों को इसमें अपना लिया। तो चरण किसके समान है, कमल के समान, कमल के समान चरण। तो अब इसके अंदर चरण क्या है, चरण एक उपमेय है, ठीक है, और इसमें कमल क्या है, उपमान है। समझ में आया ये कि चरण अर्थात जो कमल है वो पहले से ही नाजुक है, सुंदर है, और उसी के समान हमने क्या कर दिया, चरण अर्थात जो पैर हैं उनको बता दिया है। तो इसके अंदर ही क्या बताया मैंने, एक पद इसमें विशेषण या उपमान होता है, दूसरा पद इसमें विशेष्य या उपमेय होता है। तो इसके अंदर मैंने उपमान और उपमेय की बात की है, न कि विशेषण या विशेष्य की बात की है, ठीक है। एक शब्द होता है, दूसरा एक और उदाहरण है चंद्रमुख, चंद्रमुख। तो चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख। तो इसके अंदर क्या है, चंद्र उपमान है क्योंकि ये पहले से ही क्या है, सुंदर है, और मुख है वो क्या है, उपमेय है। तो इस प्रकार से हमने जाना दोनों शब्दों के द्वारा कि इसके अंदर उपमेय और उपमान क्या होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम विशेषण और विशेष्य की। तो एक शब्द है नील कमल, नीला है जो कमल। अब इसके अंदर नीला क्या है, एक रंग है, रंग है, इसका मतलब ये क्या है, विशेषण है। और कमल, कमल क्या है, एक वस्तु है, इसका मतलब ये क्या है, विशेष्य है। ये क्या है, विशेषण, और ये क्या है, विशेष्य। जरूरी नहीं है कि ये दोनों एक जगह, यानी कि एक यहाँ पहले विशेषण आया और उसके बाद में विशेष्य आए। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि पहले विशेष्य आ जाता है, उसके बाद में विशेषण भी आ सकता है। तो इसलिए नील कमल शब्द है। एक शब्द है नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, यानी कि नीला रंग का जो कंठ है उसकी बात करेंगे, नीलकंठ। फिर है नील गाय, नीली है या नीली है जो गाय, नीले रंग की जो गाय है उसको क्या कहते हैं। इसके अंदर भी हम बात करेंगे गाय की और नीले रंग की। तो इस प्रकार से हमने देखा कर्मधारय समास के अंदर कि एक विशेषण उपमान, दूसरा विशेष्य उपमेय होता है। तो इस प्रकार से कुछ उदाहरणों के द्वारा इस चीज़ को हमने समझा कि इसके अंदर चंद्र और मुख, चरण और कमल, नील और कमल, नील कंठ, नील गाय। एक शब्द और है मीनाक्षी, मीन अर्थात मछली के समान आँखों वाली, अक्षी आँखों वाली, वो कौन होती है, मीनाक्षी। ठीक है,
तो इसके अंदर हमने देखा कि मीन का मतलब मछली आँख की बात कर रहे हैं, मीन के समान। मृगनैनी ये भी इसके अंदर है, या मृगनैनी यानी कि मृग का मतलब होता है हिरण के समान आँखों वाली, तो उसको क्या कहेंगे हम, मृगनैनी। तो फिर से एक बार ध्यान से सुने प्यारे बच्चों कि एक इसके अंदर क्या होता है, उपमेय होता है, एक इसमें उपमान होता है। अब इसके अंदर भी क्या बात करेंगे, देखो मीन, मीन क्या है इसके अंदर उपमान, और आँख क्या इसमें उपमेय, ठीक है ना। वही बात है इसमें मृग, मृग क्या है इसके, मृग के नयन है न, वो क्या है मृग, उपमान और विशेष्य। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो क्रमधारीय समास होता है उसके अंदर हमने जाना कि विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है। तो इस प्रकार से इस क्रमधारीय समास के बारे में हमने जाना। अब बात करेंगे हम पांचवें भेद की। तो पांचवा भेद है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो पांचवा भेद होता है वो आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास इसके अंदर क्या विशेषता होती है, द्विगु समास क्या होता है, ये इस समास के बारे में इसमें पढ़ेंगे कि समास के अंदर द्विगु समास का मतलब क्या होता है। तो देखिए इस समास के अंदर जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद यानी कि प्रथम पद, पूर्व पद का मतलब प्रथम पद और उत्तर पद का मतलब दूसरा पद। तो पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची विशेषण होता है कि वो एक संख्या होती, एक नंबर होता है। वो क्या होता है, वो एक नंबर होता है कि उसके अंदर अगर आप देखेंगे कोई भी शब्द के अंदर प्यारे बच्चों तो वो क्या है, एक नंबर में होगी, एक संख्या के अंदर होगी। और जैसे ही हम उस समस्त पद को करेंगे, बहुत सारे पदों को मिलान करके एक पद में यानी कि समास में करेंगे तो वो पहला पद क्या बन जाएगा, एक संख्यावाची बन जाएगा। जैसे दोपहर, दो और पहर यानी कि दो पहरों का समाहार, यानी कि जब दो पहर मिलते हैं तब क्या होती है, दोपहर होती है। जो 12 बजते हैं, दोपहरी जिसको हम बोलते हैं, वो कभी जब दो पहर मिलते हैं यानी कि सुबह और शाम के बीच में एक कोई भी मतलब कोई भी दिन में और रात में, 2 दिन में होते हैं पहर और 2 रात में होते हैं। तो इस प्रकार 2 पहर बीत जाते हैं, उसके बाद में क्या हो जाती है, दोपहरी हो जाती है। तो ये एक इसके अंदर हमने देखा कि 2 एक क्या है, एक नंबर है। फिर है त्रिनेत्र, 3 नेत्र, 3 आंखों वाला। इसमें सबसे 3 आंखों वाला, इसमें सामान्य अर्थ है इसका, ठीक है। फिर है त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह है, त्रिभुज। चतुर्भुज, चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह है। पंचवटी, 5 वटों अर्थात वृक्षों का समूह है। सतसई,
सतसई 700 दोहों का समूह है। नवरत्न या नवग्रह 9 ग्रहों का समूह है। नवरात्रि 9 रातों का समूह है। शताब्दी, शत का मतलब होता है 100 और अब्द का मतलब होता है वर्षों, यानी कि 100 वर्षों का समूह है, तो उसको हम क्या कहते हैं? शताब्दी। चौराहा, बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे प्यारे बच्चों। 4 राहों का समूह है या समाहार। तो इसके अंदर पूर्व पद प्रधान होता है और जब वो समस्त पद में मिल जाता है या बन जाता है तो उसका प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाची होता है और एक समूह का बोध करवाता है, समूह का बोध करवाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बहुत सारे जो उदाहरण मैंने यहाँ दिए हैं प्यारे बच्चों, इसके अंदर 2, 3, 3, 4, 5, 7, 9, 9, 100, 4, ये सब क्या हैं? नंबर हैं, ये संख्या हैं। तो द्विगु समास के अंदर अगर आप देखेंगे तो एकदम सरलता से आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर क्या है? प्रथम पद है वो प्रधान होता है और वो एक संख्यावाची होता है। लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं कर्मधारय समास में और द्विगु समास में और बहुव्रीहि समास में, जिनका विग्रह अलग अलग अगर हम करते हैं तो उसका अलग अर्थ निकलता है और उसके अनुसार जैसे ही वो अलग विग्रह होते ही उसका क्या हो जाता है? उसका भेद भी चेंज हो जाता है, अर्थात उसके अंदर समास चेंज हो जाता है। तो वो अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें इसके पूरे भेदों की जानकारी लेनी होगी। तो अब हम बात करेंगे अगले जो इसका भेद है लास्ट और अंतिम, उसकी बात करेंगे।